नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDLA 135 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा विज्ञान के विषय का बोधन। इससे पहले 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो, चैप्टर का नाम है विज्ञान के विषय का बोधन और किताब हम पढ़ रहे हैं हिंदी की। तो आप कहोगे हिंदी में हम विज्ञान क्यों पढ़ें? तो अगर आपने तीसरे चैप्टर का लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा कि हिंदी के विविध प्रयोग हैं। हिंदी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग हिंदी को किया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, अलग 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 शब्दावलियों का प्रयोग होता है। जब आप विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग देखोगे तो पता क्या होगा, आपको बहुत ही कठिन वर्ड मिलेंगे। अब ऐसे में इन शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाए, इन शब्दों को कैसे लिखा जाए, इन शब्दों को कैसे समझा जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है साइंस के अंदर। इसलिए लोग ना साइंस को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया जाएगा कि ऐसे जो कठिन वर्ड होते हैं इन्हें भी हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में दूसरी बात ये बताई जाएगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखेंगे। उनमें से जो 3 पत्र होंगे वो इस चैप्टर में बताए जाएंगे कि वो उन पत्रों के माध्यम से, उन लेटर्स के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या समझाना चाहते थे। और उसमें उन्होंने किस प्रकार से साइंटिफिक जो वर्ड्स होते हैं, जो वैज्ञानिक शब्द होते हैं, उन वैज्ञानिक शब्दों का किस प्रकार से उन्होंने सरल भाषा में अध्ययन किया, सरल भाषा में उन्होंने लिखा, ताकि वो अपनी बच्ची को ये सारी चीज़ें समझा सकें। तो इतनी बात पता चल गई कि आपको चैप्टर की थीम पता चल गई कि चैप्टर किस प्रकार से है। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें थोड़ी सी ना हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताएगी। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जब शुरुआत हुई थी, यानी कि जब इस ब्रह्मांड में ये मान के चलो मानव अस्तित्व नहीं था, ऐसा ज्योग्राफी कहती है। तो उस समय ना पृथ्वी एक अग्निपिंड के समान थी, पृथ्वी एक आग के गोले के बराबर थी, जिस पर जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे टाइम पीरियड बीता, समय बीता। जब धीरे धीरे समय बीता तो ये पृथ्वी ना ठंडी होती गई। और ये सब क्रिया ना 1-2 साल की नहीं थी, ये सब क्रियाएं लाखों करोड़ों साल की थी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर ना पहाड़ों का निर्माण हुआ, समुद्रों का निर्माण हुआ। ये माना जाता है शुरुआत में ये जितने भी आज आपको इतने सारे लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर दिखते हैं, ये सब पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग पानी से ढका हुआ था। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब पृथ्वी पर सबसे पहले पानी था तो पक्का जो सबसे पहले जो जीव पैदा हुए होंगे ना, वो जलचर हुए होंगे, यानी कि जलीय जीव पैदा हुए होंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस प्रकार का नेचर होगा उसी प्रकार के जो जीव जंतुओं का विकास होगा। तो ये माना जाता है कि शुरुआत में पृथ्वी पर ज़्यादा जगह पर क्या था, पानी था। और जब ज़्यादा जगह पर पानी था तो सबसे पहले कौन से जीव पैदा हुए थे? तो सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव पैदा हुए थे। अब इन जीवों में नर और मादा का कोई भेद नहीं था, यानी कि मेल फीमेल का भी कोई भेद नहीं था। इसके अलावा शुरुआत में जो जीव थे उनमें हड्डियां भी नहीं थी। इनके शरीर का कोई निश्चित रूप भी नहीं था। ये सारे ना जेली जैसे रहे होंगे, क्योंकि अगर शरीर में हड्डियां ही नहीं है तो कैसे होंगे? जेली जैसे रहे होंगे। जैसे केचुआ है, आप उसे देखो जेली जैसा लगेगा आपको। तो मानव जाति की उत्पत्ति के विकास का जो इतिहास है लाखों सालों का है, जिसका अध्ययन हम हिस्ट्री में करते हैं। और ये ना बड़ा जबरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। तो अब आप कहोगे हिंदी में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो आपने इतने सारे शब्द सुने, आपको हिंदी आसान सी लगी ना। लेकिन ना यही शब्द अगर आप साइंस की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई दी है कि नेहरू जी ने मानव सभ्यता को समझाने के लिए, मानव सभ्यता के विकास को समझाने के लिए अपनी पुत्री को, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखे थे। और आगे चलकर इन पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से 3 पत्र हमारे चैप्टर में बताए जाएंगे। अब हम उन्हीं पत्रों की चर्चा करने वाले हैं। पहला पत्र यह है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को ये समझा रहे हैं कि जानवर कब पैदा हुए। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि शुरुआत में जो सबसे पहले जीव आए वो जल में रहने वाले जीव आए। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं और मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचना मैं किताब पढ़कर आपको बिल्कुल वैसे लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पत्र है तो मुझे पढ़कर ही समझाना पड़ेगा। तो देखो, कह रहा है कि शुरू में, यानी कि नेहरू जी बोल रहे हैं किससे? श्रीमती इंदिरा गांधी से, कि बेटा शुरू में ना छोटे छोटे जानवर और पानी में होने वाले जो पौधे थे, ये दुनिया की जानदार चीज़ों में से एक थे। यानी कि दुनिया में सबसे पहले जो जीव आए वो छोटे छोटे जानवर आए, पानी में होने वाले पौधे आए। ये सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। अगर किसी वजह से ये पानी से बाहर आते थे ना तो ये मर जाते थे। यानी कि सारे के सारे जलीय जीव थे शुरुआत में, क्योंकि जल था ज़्यादा, और जब ये जल से बाहर आते थे तो मर जाते थे। जैसे आज के टाइम पे ना जो मछलियाँ होती हैं, ये मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुंदर थे, कहीं ज़्यादा दलदल थे। मछलियाँ और पानी के जो दूसरे जानवर थे ना, कुछ जानवर ऐसे थे जिनकी खाल ना चिमड़ी जैसी थी। चिमड़ी का मतलब होता है उनकी खाल ना सख्त थी। तो वो सूखी ज़मीन पर ना कुछ ज़्यादा देर तक रह सकते थे,
क्योंकि उन्हें सूखने में टाइम लगता था। जबकि जो नरम मछलियां थीं, जिनकी खाल नरम होती थी, वो जब सूखे क्षेत्र पर आते थे तो बेचारे मर जाते थे। इसलिए धीरे धीरे करके ना इन नरम मछलियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये सूखी जमीन पर जिंदा रह ही नहीं सकते थे। इनका जिंदा रहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिनकी खाल सख्त थी, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। यानी कि नेहरू जी इंदिरा गांधी को एक पत्र में समझा रहे हैं कि बेटा आपको पता है जानवर कैसे पैदा हुआ। जानवर ऐसा पैदा हुआ, शुरुआत में ना जलीय जीव थे। जलीय जीव थे, वो जल में रहते थे, जल से बाहर आते वो मर जाते थे। इसमें भी दो टाइप के थे, एक की खाल नरम थी और एक की खाल कठोर थी। जो नरम वाले थे वो आते ही मर जाते थे बाहर, इसलिए उनकी संख्या कम होती गई। और जिनकी खाल कठोर थी, वो पता है क्या है, वो कुछ समय तक जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनकी संख्या धीरे धीरे करके क्या हो गई, बढ़ती ही चली गई। सोचो कितनी अजीब बात है बेटा। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे स्वयं को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। जानवर हो या हालांकि शुरुआत में जानवरों की बात करेंगे, तो जो जानवर है ना, ये अपने आप को नेचर के हिसाब से बना लेते हैं। बहुत सारे जानवर तो ऐसे हैं जो रंग भी बदल लेते हैं अपने। वो ये भी बता रहे हैं कि बेटा आपने लंदन के अजायब घर में देखा होगा, क्योंकि आपको पता है इन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई करी थी इंदिरा जी ने। तो वो बता रहा है बेटा तुमने लंदन के अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर में देखा होगा कि जाड़े में और ठंड में वहाँ पर किस प्रकार से बर्फ़ गिरती है। और चिड़िया और जानवर जो होते हैं वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि अपना कलर बदल लेते हैं। जबकि जहाँ पर ना गर्म देश होते हैं, वहाँ हरियाली होती है, वहाँ पर दरख्त होते हैं, तो ऐसे में वो चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी जानवर हैं वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। और वो रंग इसलिए बदलते हैं ताकि वो आसानी से दिखाई ना दे सकें। दूसरी बात क्या बताई इसी पत्र में, एक अजीब बात है जिसे जानना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसा नेहरू कह रहे हैं किससे, इंदिरा जी से, कि जानवर अपने रंग ढंग को ना आसपास की चीज़ों से मिला लेता है। जानवर अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बदलकर आसपास की चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करता है, तो इसलिए उसका जिंदा रहना आसान हो जाता है और धीरे धीरे करके उसकी तादाद बढ़ने लग जाती है। और जो लोग समय के साथ परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, उनकी संख्या धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, कम होती है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इस एक चीज़ और पता चलता है कि जैसे जैसे जो नीचे दर्जे के जानवर होते हैं, धीरे धीरे करके ऊंचे दर्जों में पहुंच जाते हैं। यानी कि सबसे पहले जानवर जो हैं वो निम्न स्थिति में हैं, धीरे धीरे उनका डेवलप्ड होता जाएगा, वो विकसित अवस्था में आते जाएंगे और वो उच्च दर्जे के जानवर बन जाएंगे। और लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। और फिर पता है किसका उद्भव होगा, फिर होगा आदमियों का उद्भव। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं ये सब लाखों सालों में हैं। पत्र में वो आगे लिख रहे हैं कि दुनिया शुरुआत में ठंड जलवायु वाली थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके दुनिया में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जलवायु बदल गई, चीज़ें गर्म होती गईं। अब पानी सूखने लगा, हरियाली बढ़ने लगी, जंगली जानवर बढ़ते चले गए, नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए, क्योंकि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का मेल होने लगा। अब ऐसे करके जानवरों की तादाद बढ़ती गई। कुछ जानवर ऐसे हो गए जो पानी में भी रह सकते थे और ज़मीन पर भी रह सकते थे, जैसे मगरमच्छ, मेंढक। इसके बाद भी वो वाले जानवर भी हुए जो सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते थे। हवा में उड़ने वाली चिड़ियों की फिर धीरे धीरे करके उत्पत्ति हुई। फिर आगे बताते हैं कि बेटा जो मेंढक है ना, मेंढक ये बड़ा अजीब जानवर है। इसकी ज़िंदगी ना बड़े मज़े की मालूम होती है। पता है क्या, क्योंकि ना मेंढक पहले मछली होता था। यानी कि नेहरू जी बता रहे हैं मेंढक पहले क्या था, मेंढक पहले मछली था, लेकिन बाद में वो खुश्की का जानवर हो गया और फिर आगे चलकर वो अपने फेफड़ों से सांस लेने लगा और इस प्रकार से परिवर्तन आने लगा। शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप थे, बड़ी बड़ी छिपकलियां थी, बड़े बड़े घड़ियाल थे। ये माना जाता है, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बाज, बाज का मतलब भी जानवर ही होता है, कहीं आप बाज पक्षी वाला मानो। तो कह रहे हैं ये कुछ सांप तो ऐसे थे भाई, 100 100 फुट लंबे थे। 100 100 फीट लंबे सांप, 100 100 छिपकलियां, सोचो इतनी बड़ी बड़ी, ये कितनी बड़ी बात है। कुछ जानवरों की हड्डियां तो आपको लंदन के अजायब घर में मिल भी जाएंगी, ऐसा वो बता रहा है उन्हें। किसे, इंदिरा गांधी को। इसके बाद जो जानवर पैदा हुए वो कुछ हाल हाल के जानवरों से, जैसे आज के टाइम के जानवर हैं कुछ उस टाइप के थे। कुछ जानवर ऐसे थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। अब धीरे धीरे करके जानवर ना आदमी से मिलने जुलने लग गया, जैसे कि बंदर, वन मानुस, ऐसे जानवर की उत्पत्ति हुई जो कि मनुष्य जैसा मिलता जुलता था। तो यानी कि जानवरों का विकास कैसे हुआ, देखो हेडिंग क्या है, जानवरों का विकास कैसे हुआ। तो जानवर कब पैदा हुए, यानी कि शुरुआत में जलीय जीव आए, फिर उनमें परिवर्तन आने लगा, फिर वो स्थलीय जीव हो गए और धीरे धीरे करके जानवरों का विकास होता गया। ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी जो कि नेहरू जी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं। अब वो ह्यूमन बींग्स के बारे में बताएंगे, आदमी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैंने लास्ट वाले आपको लेटर में क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि दुनिया बहुत नीचे दर्जे से शुरू हुई और धीरे धीरे करके तरक्की हुई। लाखों वर्षों के बाद दुनिया बहुत ऊंचे दर्जे पर आ गई जो आज हम देखते हैं। शुरुआत में तो जानवरों में ना हड्डियां भी नहीं थी, हड्डियों के बगैर वो ज़्यादा दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकते थे। लेकिन आगे चलकर उनके अंदर हड्डियां पैदा हो गई, फिर रीढ़ की हड्डी आई, फिर ना हड्डी वाले और बेहड्डी वाले दो किस्म के जानवर हो गए। आज ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनमें हड्डियां हैं और जिनमें नहीं हैं।
अब वो क्या कह रहे हैं, देखो नीचे दर्जे के जानवर जो थे उनमें मछलियां आती हैं, वो मछलियां पता क्या करती हैं बेटा, वो अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। देखो वो समझा रहे हैं, नेहरू जी इंदिरा गांधी को समझा रहे हैं कि देखो मानव का अस्तित्व कैसे हुआ होगा। तो कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई कि कुछ जानवर ना निचले दर्जे के होते हैं, ये पता क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे दे देते हैं। जैसे मछली एक साथ बहुत सारे अंडे देती है, हजारों अंडे देती है एक साथ, लेकिन उनकी परवाह नहीं करती, अपने बच्चों की उसे खबर नहीं होती, वो अंडों को ऐसे छोड़ देती है, जिसकी वजह से ना पता क्या होता है, बहुत सारे अंडे मर जाते हैं, बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, कुछ मछलियां ही जिंदा रहती हैं, कितनी जाने ना जाने बर्बाद हो जाती हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वह उन पर बैठती है, उन्हें सेती है, जब बच्चे निकल जाते हैं तो उनको चुगाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी फिक्र करना छोड़ती है। तो दो दर्जे के लोग हमेशा होते हैं, दो दर्जे के जानवर होते हैं, एक उच्च और एक निम्न। उच्च किस्म के जो जानवर होते हैं ना, ये अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, परवाह करते हैं, और निम्न वाले उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। अब इन जानवरों में और भी अंतर होता है। इन जानवरों में एक जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे को ही देते हैं। जो अंडा होता है उनके पेट के गर्भ में ही पलता रहता है, और जैसे कि कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, खरगोश देख लो। कुछ जानवर होते हैं जो बाद में माँ बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद होते हैं। जैसे खरगोश की बात करो, खरगोश कई कई महीनों के बाद बहुत सारे बच्चे एक साथ ही दे देता है, बच्चे पैदा ही करता रहता है, पैदा ही करता रहता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता ही रहता है, और फिर उनमें से ज़्यादातर मर जाते हैं। लेकिन जो ऊंचे दर्जे के जानवर होते हैं, जिनका अपर क्लास होती है, वो एक बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह से पालते हैं, पोसते हैं, जैसे कि हाथी। इससे आप चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ें ये हैं कि किस टाइप से जानवरों से इंसान की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से जानवर वाले बिहेव आज भी इंसानों के अंदर हैं। कह रहा है, आगे कह रहा है नेहरू इंदिरा जी से, क्या कह रहे हैं कि जानवर जैसे जैसे तरक्की करते हैं वो अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, और उनमें से कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जो जानवर होते हैं अब एक बार में एक बच्चा देते हैं, और जो नीचे दर्जे के होते हैं वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। जो ऊंचे दर्जे के जानवर होते हैं अपने बच्चों को बहुत सारा प्रेम करते हैं। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। इससे ये मालूम होता है कि आदमी पहले पता क्या था, आदमी भी पहले नीचे दर्जे का था, उसकी भी हालात बिल्कुल कैसे थी, उनके जैसी थी, जानवरों जैसी। कह रहा अगर शुरुआती हिस्ट्री पढ़ोगे बेटा आप, तो आपको पता चलेगा कि पहले मनुष्य बनमानुष जैसा था, आधे आदमी था, बंदरों की तरह रहता होगा। जर्मन के हाइडलबर्ग में आप जाओगे, उनसे एक प्रोफेसर से मिलोगे तो वो आपको अजायब घर दिखाएंगे, वहाँ पर कुछ पुरानी हड्डियाँ दिखाएंगे, वहाँ के म्यूजियम में कुछ पुरानी खोपड़ी दिखाएंगे, और उन सबको देखकर आप पता करना, ये सब लेटर में लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में आदमी इधर उधर घूमते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसलिए बर्फ तक जम जाती थी। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। आज ये ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में हैं। इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले आते थे। मुद्दा ये हो रहा है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। देखो हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इस चैप्टर में कितने सारी चीज़ें आसानी से समझाई जा रही हैं, लेकिन यही चीज़ आप ना पढ़ोगे साइंस में तो आपको बहुत कठिन दिखेगी। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ था तो चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे, तो बराबर उनको खतरा भी लगता होगा। ऐसे में उन्होंने क्या करा, जानवरों से सुरक्षा के लिए पत्थरबाजी शुरू कर दी। जानवरों को पहले वो क्या करते थे, पत्थरों से मारते थे, फिर धीरे धीरे औजारों का विकास हुआ। ये सब मनुष्य ने क्या करा, अपनी सुरक्षा के लिए किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जानवरों को क्या करा, पालना भी शुरू कर दिया। मनुष्य की अकल धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आदमी की अकल जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे नई नई चीज़ों का विकास हुआ। और बुद्धि तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी और जानवरों को एक दूसरे से अलग करती है। बिना समझ का जो आदमी ना, वो भी जानवरों के बराबर ही है। और इंसान ने सबसे पहले जो खोज की होगी ना बेटा, वो सबसे पहले खोज की हुई आग। और आग के बाद तो धीरे धीरे करके मामला बढ़ता ही चला गया। दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे पहले, और दो पत्थरों को आपस में रगड़ के जो चिंगारी निकलती थी उससे आग का यूज करते थे। फिर धीरे धीरे माचिस बनने लगी। अब आगे वो बता रहा है, देखो यहाँ से कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि कौन से जल ये जीव होते हैं, कौन से, देखो कहीं पर भी हमने ये वर्ड यूज नहीं किया, जलचर, उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, अंडज। अगर आप विज्ञान पढ़ोगे तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि विज्ञान के शब्दों में भी हम आसान हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा। अब शुरुआत का मनुष्य कैसा था, यहाँ पर अब नेहरू जी तीसरे लेटर में बता रहे हैं कि शुरुआत का मनुष्य कैसा था। तो ये बात तो पक्का है कि अकल ने आदमी को बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक बनाया है। अकल ने ही बड़े बड़े जानवरों से जो है इंसान को ज़्यादा मजबूत बनाया है। कुछ आदमियों पे ज़्यादा अकल थी, कुछ पे कम थी। ऐसे में नए नए आविष्कार होने लगे। इतना तो तय हो गया कि जो माहौल बनता गया उसमें कोई एक व्यक्ति का रोल नहीं था, उसमें बहुत सारे लोगों का रोल था। शुरुआत में लोग गुफाओं में रहते थे, खेती करनी किसी को आती नहीं थी, लोग जंगली फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, जानवरों का शिकार करके मांस करते थे। रोटी और भात तो उन्हें कभी मिलता ही नहीं था।
खेती करनी आती नहीं थी बेचारों को, खाना पकाना जानते नहीं थे, मांस को ही आग में गर्म करके खा लेते थे। पकाने के लिए बर्तन भी नहीं थे, जैसे आजकल कढ़ाई पतीले होते हैं, ये भी नहीं थे पहले। और इसके अलावा ना इन्हें तस्वीर खींचनी आती नहीं थी, क्योंकि कैमरा नहीं था, कागज़ कलम थे नहीं, पेंसिल थे नहीं, ब्रश नहीं थे। लेकिन फिर भी ये पत्थरों के औजारों की मदद से पता क्या करते थे, गुफाओं की दीवारों पर बहुत सारे चित्र बना देते थे। और उस समय के युग को हम पत्थर का युग कहते हैं, क्योंकि आदमी के सारे औजार पत्थरों से ही बने थे, वो सारी चीज़ों का यूज़ ही पत्थरों से करता था। अब देखो इसी चीज़ को आप पढ़ोगे ना जब हिस्ट्री में, तो ये आएगा पाषाण काल। अब आप कहोगे पाषाण क्या होता है, जबकि पाषाण का मतलब पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी ईजी वे में वो समझा रहे हैं। पाषाण युग मतलब पत्थरों का युग। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो गई, आबो हवा यानी कि जलवायु परिवर्तन हो गया, गर्मी आ गई, बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे, और धीरे धीरे करके आज जैसा माहौल बन गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पत्र बताया गया, इसमें यही बताया गया है शुरुआत में। मेन मुद्दा जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि भाषा की सरल अभिव्यक्ति। अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि किस प्रकार से नेहरू जो है वो इंदिरा गांधी को समझा रहे हैं कि शुरुआत का आदमी कैसा था, आदमी पैदा कब हुआ, जानवरों का विकास कैसा हुआ। अब देखो मुद्दा पता है क्या है, मुद्दा तो यहाँ से शुरू होता है, चैप्टर से जो प्रश्न आएगा वो यहाँ से आएगा। कहाँ से? भाषा की सरल अभिव्यक्ति। तो देखो क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जल और जमीन में दोनों रह सकते हैं कुछ जानवर, लेकिन अगर आप साइंस में पढ़ोगे इसे तो इसके लिए वर्ड यूज होगा उभयचर। तो उभयचर कौन होते हैं? जो जल और जमीन दोनों में रह सकते हैं। नभचर जो आकाश में उड़ने वाले हैं, जलचर जो जल में रहने वाले प्राणी हैं। तो ज्ञान विज्ञान का जब आप विषय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाषा बहुत जटिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाषा जटिल है, आप उसे सीखोगे ना तो पता चलेगा उसे आसान तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर आप विज्ञान में पढ़ोगे तो नेहरू जी उभयचर का वर्ड यूज़ कर सकते थे, बेटा कुछ जानवर उभयचर होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता छोटी बच्ची को, तो इसलिए उन्होंने लिखा जल और जमीन पे दोनों रह सकते थे। आकाश में उड़ने वाली चिड़ियाएं थी, आकाश में उड़ने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? नभचर। जल में रहने वाले को जलचर। रेंगने वाले जानवरों को देखो यहाँ पर ना उभयचर लिखा है, मिसप्रिंट है, इसे सरीसृप कहते हैं, मैंने पेन से इसे कर दिया है। बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवरों को स्तनपायी कहते हैं। अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहते हैं। जिस युग में मानव ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए उसे पाषाण युग कहते हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों को थलचर कहते हैं। तो इससे पता चलता है आपको विज्ञान में हिंदी का किस शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन साधारण हिंदी में देखोगे तो कितनी आसान सी वो लगती है। वैज्ञानिक अवधारणाओं को अगर सूत्रबद्ध परिभाषाओं से आप बचना चाहते हो तो आपको आसान आसान चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जो जानवर अपने आप को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला लेते हैं उनका जिंदा रहना ज़्यादा आसान है। ये विकासवाद के नियम के हिसाब से ये मनुष्य पर भी लागू होती है। जो मनुष्य अपनी सिचुएशंस के साथ नहीं रखता ना वो जल्दी मरता है। आप देखो सरलता का मतलब ये नहीं होता कि आप भाषा को सरल बना रहे हो तो विचारों को ही बदल दो, नहीं। भाषा तो सरल होनी चाहिए, सबके समझ में आनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना पूरे तरीके से उसकी भावना ही बदल दो, उसका अर्थ ही बदल दो। एक सरल भाषा के लिए हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, ऐसे वाक्य बनाने चाहिए जो आम भाषा में चलन में हों। वैज्ञानिक नामों के बजाय जो समाज में प्रचलित नाम है उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में आग बनाने का एक तरीका था, दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे यहाँ तक कि चिंगारी निकल जाती थी। लेकिन अब अगर आप चकमक पत्थर किसी को बताओगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप ये भी तो बता सकते हो कि भैया पत्थर को रगड़कर आग पैदा की जा सकती थी। एक और उदाहरण है, उस जमाने में मकान नहीं थे और कोई दूसरी इमारत भी नहीं थी, लोग गुफाओं में रहते थे, खेती करना किसी को नहीं आता था, लोग जंगली फल खाते थे, जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे। अब देखो तो इस बात में देखोगे आप तो ये हिस्टोरियन चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत आसान भाषा में लिखी गई हैं। अब हिंदी की अगली इस चैप्टर में कुछ उर्दू के शब्द भी यूज़ किए गए हैं जो कि हिंदी में आए हैं। तो हिंदी और उर्दू की बात करो तो ये एक ही क्षेत्र की भाषा है, ये बात आपको पता है, दोनों ही खड़ी बोली से विकसित हुई हैं। कई दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। उर्दू में अरबी भाषा ज़्यादा है, फारसी भाषाओं के शब्द ज़्यादा हैं, इसी वो भाषा के शब्द अब हिंदी में भी यूज़ किए जाने लगे। तो ऐसे में हिंदी ना एक घुली मिली भाषा हो गई। जैसे इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे शुरू, और आपको भी नहीं पता होंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको, कुछ शब्द आपको भी नहीं पता होंगे। शुरू, जानवर, चीज़, जानदार, दुनिया, सिर्फ, अगर, वजह, ज़रूर, ज़माना, ज़मीन, जिंदा, मुश्किल, सख्त, अजीब, आसान, कसरत, बर्फ, सफ़ेद, दरख्त, दुश्मन, मुल्क, कोशिश, तादाद, ये सब उर्दू शब्द हैं। अब बताओ ये डेली हिंदी में यूज़ करते हैं। शुरू हो गया, जानवर हो गया, डेली हिंदी में यूज़ नहीं करते, और जबकि ये उर्दू शब्द हैं। अब बात ये आती है उर्दू के शब्दों को पहचाने कैसे। तो उर्दू के शब्दों में ज़्यादातर ना नुक्ता लगा होता है। आप कहोगे नुक्ता क्या है, तो देखो मैंने जहाँ हाईलाइट कर रखा है ना, जो छोटी सी एक बिंदी लिखी होती है नीचे, उसे हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे लिखा है बर्फ, बर्फ में देखो बा के नीचे छोटी सी बिंदी लगी हुई है, तरक्की में का के नीचे छोटी सी बिंदी लगी हुई है। तो इस प्रकार की अगर इसे नुक्ता कहते हैं, तो अगर ये नुक्ता लगा हो तो हम क्या कहेंगे, ये उर्दू शब्द हैं। कौन शब्द हैं? उर्दू। इसी प्रकार से हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों का भी यूज़ किया गया है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, तो उसकी चर्चा वहीं कर लेंगे हम। ठीक है भाई, हमने कर लिए, आप वो चैप्टर सुनिए। इसके अलावा अगर हम बात करें व्याकरण विवेचन की, तो देखो
कुछ शब्द ऐसे यूज हुए हैं इस चैप्टर में जो संभावना अर्थक वाक्य हैं। अब ये वाक्य कौन से होते हैं? तो देखो, जहां पर क्रिया की संभावना व्यक्त की जाएगी, जहां पर होगा और होगी लगा होगा, ऐसे वाक्यों को हम संभावनावार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे कि नेहरू जी ने लिखा था, उस जमाने में आजकल से ज़्यादा समुद्र रहे होंगे, तो ये एक संभावना ही तो है, किसी को क्या पता रहे होंगे कि नहीं होंगे। इस समय वो रास्ते में होगा, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अब देखो, इसमें सब में होगा वगैरह लगे हैं, तो ये कैसे हैं? ये एक पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स हैं, इन्हें संभावना अर्थक वाक्य कहते हैं। आगे है संदेह अर्थक वाक्य। ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें संदेह होता है, जैसे कि नेहरू जी ने लिखा था, शायद गुफाओं में अंधेरा होता होगा, इसलिए शायद वो चिराग जलाते हों, तो ये संदेह है, रियलिटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों, ऐसा हमने पढ़ा था। वे कक्षा में नहीं हैं, शायद कैंटीन में हो, ये सब संदेहार्थक वाक्य हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ते, इस चैप्टर में यही है। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया है। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमें बात पता चलती है वो कुल मिलाकर ये पता चलती है कि अगर हम हिंदी में आसान से शब्दों का प्रयोग करें तो भी हम वैज्ञानिक भाषा को समझ सकते हैं, जैसा कि नेहरू ने इंदिरा जी को समझाया था। तो अगर इसमें क्वेश्चन आए कि हिंदी का विज्ञान के विषय में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो आप पहले तो लास्ट वाली चीज़ें बताओगे और फिर एग्जाम्पल में नेहरू जी की कुछ बातें बताओगे लेटर के रूप में। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो एग्जाम से एक दिन पहले मैं लाइव क्लास दूंगा, तो आप वहाँ पर भी मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आपको पता चले कि लाइव क्लास कब होगी और कब नहीं होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।